और दूसरा जजमेंट है टी अरविंदम। वो भी बता दें। हाँ, वो बता दें। टी अरविंदम, ARIVANDAM वर्सेस TV तात्यापाल, TATYAPAL। यह है 1977 वॉल्यूम 4 SCC पेज 47। इस पर ड्यूटी ऑफ द कोर्ट एंड ड्यूटी ऑफ एडवोकेट एक्सप्लेन्ड, पैरा 5 एंड पैरा 7। दोबारा बता दें, तात्यापाल। सर सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ, पूछिए। जैसे आपने बताया, एक प्लेंटिफ ने मुकदमा दायर किया कि मैंने एक जमींदार से एक सेल डीड के द्वारा ये जमीन मैंने खरीदा, और डिफेंडेंट आया, कहा कि नहीं, उसके पहले उन्होंने माइक दीजिए ना, नहीं, हो सकता है। और लोग सुनेंगे। हाँ, उसके पहले उन्होंने, उसने कहा कि उसके पहले उन्होंने, जमींदार ने ये उसमें से कुछ हिस्सा गिफ्ट कर दिया था एक्स को, और हमने एक्स से लोअर को, मैंने एक बहस आर्गुमेंट के दौरान ही आया कि जब डिफेंडेंट ने ये प्ली लिया, एविडेंस में आया था कि क्या नाम है कि वो उन्होंने चैलेंज किया था कि जो गिफ्ट है वो फोर्स था, अपील में बहस ये आया कि ये बियॉन्ड प्लीडिंग है इनका आर्गुमेंट, क्योंकि जैसे ही डिफेंडेंट ने जब ये कहा कि ये मैं गिफ्ट के माध्यम से एक्स ने लिया था और एक्स से मैंने लिया था, तो इनको उस गिफ्ट को चैलेंज करना था, ये था अमेंड करके अपने प्लेन। बस मैंने हमारा जो भी हो, हम आपका हम आपका प्रश्न दोहराते हैं, और आप अगर हम ठीक से नहीं समझें तो आप फिर बताइएगा। एक ही प्रॉपर्टी के लिए जो राइवल क्लेम है, एक आदमी का क्लेम बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सेल डीड एक्सिक्यूटेड बाय एक्स लैंडलॉर्ड, दूसरे आदमी का जो अपोजिट पार्टी या डिफेंडेंट है उसका क्लेम बेस्ड है कि सेम एक्स लैंडलॉर्ड, ओनर इज द सेम एक्स लैंडलॉर्ड ने इस सेल डीड के पूर्व हमको गिफ्ट से दिया था, दूसरे को दिया, किसी को दिया था, और उससे फिर हम सेल लिए। बट इन अर्लियर पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज ए गिफ्ट। और अभी जो प्लेंटिफ जो कहता है कि हम सेल डीड से खरीदे हैं, वही प्लेंटिफ है या उसका कोई वारिस प्लेंटिफ है? वही सेम प्लेंटिफ है। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कहाँ कंफ्यूजन की बात है? आपको क्या लगता है? कंफ्यूजन यहाँ है, ये क्वेश्चन उठा कि जैसे ही उसने अपने WS में ये दिया था कि जो मैं गिफ्ट से मैंने लिया था, इन्होंने उस गिफ्ट को चैलेंज नहीं किया। ठीक, जब अपने प्लेंट में चैलेंज नहीं किया, तो ये आर्गुमेंट के बेसिस पे कैसे कह सकते हैं कि फोर्स था? ठीक, ये जिम्मेदारी इनकी होती है। ठीक, ये ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत लोग इसका आंसर जानते हैं मेरे ख्याल से। सब लोग क्वेश्चन सुन लिए, हम आपसे 2-3 ऑफिसर से हम जानना चाहेंगे, अपना अपना व्यू दीजिए। तो क्या है? एनीवन? क्वेश्चन तो सभी लोग सुन लिए, क्वेश्चन फिर से हम रिपीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई बराबर ही फेस करना पड़ता है। ऐसे मान लीजिए ए ने प्रॉपर्टी, एक्स की प्रॉपर्टी है, उससे ए ने सेल डीड से खरीदा, बी कहता है कि एक्स ने हमको गिफ्ट से दिया था और आपके सेल के पहले दिया था, और एक्स डिक्लेरेशन ऑफ टाइटिल और रिकवरी ऑफ पोजेशन या कन्फर्मेशन ऑफ पोजेशन क्या है? रिलीफ, उसका रिकवरी है। दोनों कर रहे हैं हमारा कब्जा। हाँ, लेकिन प्लेंटिफ ने रिलीफ क्या मांगा है? टाइटिल मांगा, सिर्फ डिक्लेरेशन, ओनली डिक्लेरेशन। वो कह रहा है कि नहीं मेरा कब्जा है, अच्छा, और इनको रोका जाए कि अच्छा, ओनली, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला सवाल जो इनका है कि क्या प्लेंटिफ कैन चैलेंज द गिफ्ट इन आर्गुमेंट? दूसरा सवाल है
कि वेदर द सूट इज मेंटेनेबल विथ रिगार्ड टू दैट पार्ट प्रॉपर्टी। अगर जितना सेल में है एग्जैक्टली उतना ही गिफ्ट में है तो टोटल सूट फेल कर सकता है। अगर पार्ट के लिए है तो पार्टली मेंटेनेबल, पार्टली नॉट मेंटेनेबल। तो 2-3 इशूज इसमें है इन्वॉल्व, 2-3 इशूज है, लीगल इशूज जो आंसर करना है। एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी? हो गया। हाँ, वन ओपिनियन इज दैट गिफ्ट हैज टू बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, देन डिक्लेरेशन कैन बी सॉल्व। ठीक है। एनी अदर व्यू? गिफ्ट वैलिड है तो गिफ्ट हो चुका है तो उसके बाद रजिस्ट्री का या केवाला का कोई उसको अधिकार नहीं। ये तो ठीक है। जी। तो व्हाट द स्टेप प्लेंटिफ कैन टेक? प्लेंटिफ को क्या रिलीफ मिल सकता है जब एविडेंस में आ गया? तो प्लेंटिफ को डिक्लेरेटरी डिक्री मिल सकती है या प्लेंटिफ ऐसा आर्गुमेंट से सक्सीड कर सकता है? ये सवाल है। Otherwise, अपना better title on the basis of his मेरा notice क्वेश्चन एक साथ क्लियर करना हाँ। कि उनको प्लेंट में हमें करके हाँ वो बता हाँ वो तो last portion है कि अगर उसको notice नहीं है, उसमें दो पहले हम लोग को तो ये देखना है कि अगर उसको notice है already वो अपना एक better title choose करेगा, एक option लेगा। दूसरी चीज कि अगर prior notice है उसके बाद वो चैलेंज में जाता है तो एज ए मैटर ऑफ कॉशन उसको डीड को भी चैलेंज करना होगा, और नहीं तो सब्सिक्वेंटली इनके केस में तो वो प्लेट कमेंट करके भी वो फैक्ट ला सकते हैं। लेकिन हम लोग दूसरे ही ठीक है। पर अपने अपने दृष्टिकोण से पार्शियली सभी लोग ठीक है। अब हम उसको समराइज करते हैं आंसर को वन बाई वन। पहली बात तो ये है कि डिफेंडेंट ने जब प्ली लिया स्पेसिफिकली कि ये सूट लैंड जो है मेरे कब्जा में है बाय वर्च्यू ऑफ गिफ्ट डेटेड सो एंड सो, तो प्लेंटिफ को नॉलेज हो गया। रिटन स्टेटमेंट की कॉपी सर्व हुई। द मोमेंट कॉपी वाज सर्व, प्लेंटिफ बिकेम फुली अवेयर दैट डिफेंडेंट क्लेम्स इंडिपेंडेंट टाइटिल थ्रू इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट एंड ही ऑल्सो असर्ट्स पोजेशन। तो ये ट्राइबल इशू बन गया। तो प्लेंटिफ का कब्जा है, प्लेंटिफ का टाइटिल है कि नहीं है, या डिफेंडेंट का टाइटिल है कि नहीं है। तो इसीलिए शुरू में हम बताए थे कि डिफेंडेंट का डिनायल का 2 एस्पेक्ट है। एक तो कह देता प्लेंटिफ का नहीं है, वो इवैसिव होता, लेकिन उसने ये कहा कि प्लेंटिफ का नहीं है क्योंकि ये मेरा है, ये पॉजिटिव डिनायल हुआ। तो इसलिए मैंने कहा था कि सब्सिक्वेंट प्लीडिंग देने के लिए यहाँ पर बिहार में परिपाटी नहीं है, बार की कमी है। ऑर्डर 8 रूल 9 का यहाँ इस्तेमाल लोग करते ही नहीं, इसीलिए बना हुआ है। उसको इसमें सवाल बोलिए। हालांकि मैं बहुत सिविल प्रैक्टिस नहीं बोलिए ना। आपने कहा कि डिफेंडेंट जो सर ने क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन ये था कि गिफ्ट डीड हुआ ए के नाम, ए से बी ने खरीदा, जो हमारे पास डिफेंडेंट है। अब सर गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होती है, सब्सिक्वेंटली अगर प्लेंटिफ ने खरीदी तो बाय वे ऑफ सेक्शन 3 वो नोटिस उसको है, क्योंकि वो उसमें डील कर रहा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है सर कि वो उसको पहला नोटिस नहीं है डिफेंडेंट के डब्ल्यूएस में, वो रजिस्टर बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको नोटिस मिला। दैट इज माय क्वेरी सर। आई एम नॉट क्लेमिंग इट। मिस्टर फसील इज वेरी गुड, करेक्ट। ये एक लॉ है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इज नोटिस टू ऑल, इट इज ए लीगल प्रिजम्पशन, इट इज ए लीगल प्रिजम्पशन कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैज गॉट नोटिस टू ऑल कंसर्न। बट यहाँ पर जब स्पेसिफिक है तो जिस दिन रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हुआ उस दिन उसके नोटिस में आ गया, तो इट दैट डॉक्यूमेंट हैज बिकम इम्पेडिमेंट इन द वे ऑफ द प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ को सिर्फ ओरली अगर कहता है, जो कि अब डायरेक्ट आपका आंसर है, ओरली कहता है बहस में कि इसका डॉक्यूमेंट फोर्स एंड फैब्रिकेटेड है, दैट ओरल सबमिशन विल रिमेन इन एयर, इट हैज गॉट नो वैल्यू एट ऑल, दैट इज व्हाट टू बी अप्रिशिएटेड। तो उसके पास रेमेडी था। ऑर्डर 9
ऑर्डर 8 रूल 9 में उसको सब्सिक्वेंट प्लीडिंग, अब सब्सिक्वेंट प्लीडिंग को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। हम लोग के टाइम में लेट अर्ली 60s और 70s में उसको सरेवटर, इट वाज कॉमन प्रैक्टिस। सरेवटर मीन्स कॉमन मीनिंग है उसका रिप्लाई ऑफ रिप्लाई, उसी को बाद में लोग रिज्वाइंडर भी कहते हैं और रेप्लिकेशन भी कहते हैं। तो जनरली रिज्वाइंडर जो होता है वो पिटीशन का रिज्वाइंडर होता है। जैसे कि अगर आपने ऑब्जेक्शन पिटीशन कोई दिया और अदर साइड उसका रिज्वाइंडर देता है, तो उसी में रिज्वाइंड करने के लिए बाय वे ऑफ ऑब्जेक्शन। तो अगर WS में कोई स्पेसिफिक प्ली लिया है जिसको रिवर्ट कर रहा है, प्लेंटिफ को अपॉर्चुनिटी है टू रिवर्ट। क्यों रिवर्ट करना है? इसलिए कि दैट डॉक्यूमेंट इज ए इम्पेडिमेंट इन द वे ऑफ द प्लेंटिफ फॉर गेटिंग ए डिग्री ऑफ डिक्लेरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज टाइटल व्हिच ही क्लेम्स टू हैव डेराइव्ड फ्रॉम X by virtue of a sale deed, who has already parted with the property by way of gift much earlier to that sale deed. So unless there is a declaration by the court that gift deed is valid, genuine or forged, fabricated, or whether title passed to the defendant or not, the court cannot give a finding on merely ipse dixi of the plaintiff appellant or plaintiff respondent, whoever may be in the stage of appeal. Oh, he has missed the bus at the stage of trial by filing any surreptiter or replication to that. तब उसको मौका था प्लीड करने का पॉजिटिवली, और जब प्लीड नहीं किया तो उस पर उसका एविडेंस भी नहीं हुआ। अगर एविडेंस में आया होगा 10 गवाह दे दिया होगा इसका वसीका जाली है, इसका वसीका जाली है, उसने गिफ्ट नहीं किया। 1 मिनट, लेट मी कंक्लूड देन आई विल इनवाइट योर क्वेश्चन। तो वन हैज मिस्ड द बस। सेकेंड एस्पेक्ट इज that document, registered document, has got its own mischief. Even under the provisions of a specific relief act, section 30-31, that any document, if it is prima facie invalid or void, general principle of law is that void document need not be avoided. It can be avoided in any collateral proceeding or at any stage of any proceeding. But after lapse of certain time, that void document will create mischief, and in order to get rid of that mischief, one has to get it declared void by the court. For example बताते हैं, एक A ने B को गिफ्ट किया 1950 में, और वो गिफ्ट था अनरजिस्टर्ड, सभी जानते हैं इनवैलिड। अब वो गिफ्ट के आधार पर 50 से पोजेशन में चला रहा है और कंटिन्यूअस 12 साल तक पोजेशन में रहा अनइंटरप्टेड। तो जनरल प्रिंसिपल है कि एडवर्स पोजेशन कहाँ होता है? एडवर्स पोजेशन वहाँ होता है जहाँ पर कि जो ट्रेसपासर है या इंट्रूडर है या इंक्रोचर है या स्क्वैटर है, वो रियल ओनर के टाइटल को डिफाई करके और उसके नॉलेज में एडवर्सली उसके क्लेम करने लगता है या पोजेस करने लगता है। लेकिन जहाँ पर परमिशन से पोजेशन मिला, जिसको बोलते हैं परमिसिव पोजेशन, तो डोनर ने गिफ्ट किया डोनी को, तो डोनी का पोजेशन अंडर दैट डॉक्यूमेंट विल बी डीम्ड टू बी परमिसिव पोजेशन। तो वंस परमिसिव पोजेशन ऑलवेज परमिसिव पोजेशन, 100 ईयर्स 1000 ईयर्स तक भी रहेगा तो एडवर्स नहीं होगा। ये जनरल प्रिंसिपल है, बट देयर इज एक्सेप्शन टू दैट। If the document by which the possession was delivered has held to be void, or it is prima facie a void document, then his possession shall not be like a donee, because title will pass to the donee when the document is legally maintainable and sustainable. If the document is valid in accordance with law, then the title will convey. Similar in the case of sale also. Suppose sale deed किया और रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो उसको टाइटल पास नहीं करेगा। लेकिन अगर वो पोजेशन में आ गया, इसका मतलब है कि उसका पोजेशन बाय वर्च्यू ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, वो एडवर्स हो गया। तो फ्रॉम दैट डेट possession of the donee shall be deemed to be adverse to the donor if he is alive, or after his death adverse to the heirs of the donors. अगर 12 साल का अनइंटरप्टेड पोजेशन है तो उसको राइट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से उसका टाइटल एक्सटिंग्विश कर जाएगा, इसका टाइटल राइपन कर जाएगा। तो एडवर्स पोजेशन का 2 इंसिडेंट्स है। एक है जहाँ पर कि डेरिवेटिव टाइटल है वो भी कभी कभी एडवर्स हो जाता है, उसका एक नमूना है। तो इसलिए प्लेंटिफ तभी सक्सीड करता
जब प्लेंटिफ उसको प्लेंट को अमेंड कर देता, अमेंड करके रिलीफ मांगता, और भी विद इन 3 years, क्योंकि आर्टिकल 54, 55, 56 तीन ही आर्टिकल है लिमिटेशन एक्ट में जो किसी भी डॉक्यूमेंट के डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई करता है। तीनों का लिमिटेशन 3 years है, 3 years है फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज। तो WS जिस दिन सर्व हुआ उसको नॉलेज हो गया, और नॉलेज हो गया तो उसको 3 साल के अंदर प्लेंट अमेंड करना चाहिए था। अमेंड अगर नहीं किया, इसलिए कि अगर वो सेटिसाइड भी करने के लिए रिलीफ मांग सकता था तो उसको फिर प्रॉपर कोर्ट फीस भी देना पड़ता, अमेंडेड रिलीफ के ऊपर, वो उसको अधिकार था। और चूंकि ये सब्सिक्वेंट इवेंट है तो कोर्ट इज नॉट ए साइलेंट स्पेक्टेटर, कोर्ट मस्ट हैव कमांड ओवर द प्रोसीडिंग, एंड इफ द सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैज गॉट सम impact on the result of the suit, that subsequent event has to be taken note of by the court, और accordingly कोर्ट को एक्ट अपॉन करना चाहिए। 1981 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और बहुत सारा जजमेंट बाद का भी है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट ही है, तो सब्सिक्वेंट इवेंट के हिसाब से उसको रिलीफ मांगना चाहिए था, या रेप्लिकेशन देना चाहिए था कि ये इनका जो डॉक्यूमेंट है फोर्ज एंड फैब्रिकेट है, तो रेप्लिकेशन विल बी पार्ट ऑफ द, तो उसका थोड़ा यार्ड स्टिक अलग है। रेप्लिकेशन देने के लिए वो जरूरत नहीं है, लेकिन रेप्लिकेशन में वो रिलीफ नहीं मांग सकता है। रेप्लिकेशन में सिर्फ उसका डिनायल हो सकता है, उसमें एविडेंस को लीड कर सकता है कि फोर्ज है, और शो कर सकता है कि ऐसे ऐसे फोर्ज है। फोर्जरी के बारे में वो प्लीड कर सकता है। तो अब कोर्ट को फाइंडिंग देना है, तो कोर्ट को फाइंडिंग देना है तो डॉक्यूमेंट फोर्जरी का फाइंडिंग कैसे देगा? वो इंसिडेंटली देखेगा। देखिए फ़र्क क्या है, अगर वो अमेंड करके रिलीफ लाएगा तो वो एक अलग इशू बनेगा। एक इशू प्लेंटिफ का बनेगा, सेल डीड से टाइटल हुआ कि नहीं, और दूसरा इशू बनेगा गिफ्ट का कि गिफ्ट वैलिड जेन्युइन है कि नहीं, या फोर्स फैब्रिकेटेड है उससे इसको टाइटल पास किया कि नहीं। अगर वो अमेंड करके नहीं आया है और एप्लीकेशन में लाया है, उसको डिनाई किया है फॉर डिनाइल से, तो उसका एविडेंस उसी लाइन पर अप्रिशिएट किया जाएगा। इसमें अप्रिशिएशन की बात है, उतना ही तक देखा जाएगा प्रामा फेसी, देन फाइंडिंग वुड बी इंसिडेंटली in order to uphold the case of the plaintiff that documents appears to be suspicious। उसके वजह से डिफेंडेंट सक्सीड नहीं कर सकता। डिफेंडेंट को पॉजिटिव एविडेंस देना पड़ेगा, और अगर प्लेंटिफ, जैसा कि आपका केस है, प्लेंटिफ ने रिप्लाई नहीं किया है तो प्लेंटिफ हैज गॉट नो केस, प्लेंटिफ का सूट डिसमिस हो जाएगा सो फार एज दैट पार्ट इज कंसर्न। कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर दैट डॉक्यूमेंट एज ए फोर्स डॉक्यूमेंट when the plaintiff during the course of argument has placed this plea। तो ये plea जो है based on, it is a mixed question of fact and law, it must be pleaded and must be decided in accordance with the issue frame। चूंकि issue जब फ्रेम होता तो अदर साइड को भी मौका मिलता और भी एविडेंस लीड करने का। अभी उसने जो प्लीड किया वो सिर्फ किया डिनाइल में प्लीड किया। अगर प्लेंटिफ चैलेंज करता तो उसको भी मौका मिलता पॉजिटिव एविडेंस डील करने का, तो ये उसका डिप्राइवेशन हो जाता है। तो कोर्ट का काम क्या है? टू बैलेंस बिटवीन द पार्टीज। कोर्ट फंक्शन इज नॉट जस्ट लाइक ए अंपायर। तो अंपायर का ड्यूटी है, लेकिन नॉट जस्ट लाइक ए अंपायर, सिर्फ अंपायर ही है, समथिंग मोर देन एन अंपायर। तो उसमें आपको शिफ्ट एंड वे जो कहा जाता है एविडेंस, क्रिमिनल ट्रायल में भी देखा जाता है। तो शिफ्ट एंड वे क्रिमिनल ट्रायल में वहाँ देखा जाता है जहाँ पर पॉजिटिव डिफेंस है और डिफेंस का एविडेंस आता है, तो उसका देखा जाता है कि उसमें प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी तक ही सीमित रख रहा है, और इधर एविडेंस को देख रहा है ऑल बियॉन्ड रीजनेबल शैडो ऑफ डाउट। लेकिन यहाँ सिविल में प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी को दोनों साइड से देखना है। तो वो जो एविडेंस आता है डिफेंडेंट का, इन अकॉर्डेंस विथ डिफेंडेंट के प्लीडिंग से, उस पर उसका जो एविडेंस है ओरल या डॉक्यूमेंट्री, उसी लाइट में उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि इसमें प्लेंटिफ ने तो अमेंड नहीं किया 6-17 में, नहीं आया, मतलब डिफेंडेंट केस है कि उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कि मेरे पास आपसे पहले गिफ्ट है, तो इसमें भी इशू बनेगा कि वेदर द गिफ्ट डेट हैज बीन वैलिड और नॉट, क्योंकि डिफेंडेंट हैज टू प्रूव कि उसकी सेल डेट को वैनिश करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए गिफ्ट डेट पहले की होगी तभी तो केस जीतेगा। देखिए दूसरा सवाल आया, डिफेंडेंट, अभी जस्ट आपका शुभ नाम क्या हुआ?
अच्छा, आप ही बाहर से फोन किए थे। अच्छा, हाँ हाँ, राजकुमार जी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनका कहना है कि डिफेंडेंट ने जब एलेज कर दिया तो उसका भी एक इशू बनेगा। जवाब है नहीं, ऑर्डर 14 के पैरामीटर्स में नहीं आता है। जब इशू कब बनेगा, जब उसके बाद रेप्लिकेशन प्लेंटिफ का आता तब इशू बनता। let me clear myself. The issue is that the person is coming कि मेरी सेल डेट इस तारीख को हुई है, हाँ ठीक है, डिफेंडेंट बोल रहा है मेरी गिफ्ट डेट इस तारीख से पहले हुई है। it मतलब इस तारीख से it पहले it it does not gives right a matter of a separate issue. Rather, it shall be considered in the issue which has already been framed on the question of title of plaintiff acquired by virtue of the sale deed. उसी को रिलेटेड ही होगा, अलग नहीं बनेगा। Am I clear? आधा ही पक्का है। आप बोलिए आपका प्रश्न। माइक ले लीजिए, जैसा माइक दीजिए, माइक रखिए इधर ही। ये हाँ इधर है। The question that has been answered in the latter part of हाँ हाँ उसी में my question is, previous question was whether the replication can deal the question or not. It cannot. Ultimately, he has to seek amendment into the plea. Now the question here, whether since the replication is not forming the part of pleadings, can it be used for the purpose of looking into the issues of a case or not? देखिए, आप कहाँ से कह रहे हैं कि रेप्लिकेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्लीडिंग? It is not given on affidavit, sir. नो नो, ये कहाँ कहा कि हमने कहाँ कहा? हम लोग तो यही जानते हैं। नहीं नहीं, जब रेप्लिकेट एफिडेविट की कहाँ आवश्यकता है और प्लीडिंग का डिफिनेशन कहाँ है? प्लीडिंग के डिफिनेशन में प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट आता है, ठीक है, लेकिन रेप्लिकेशन भी ऑर्डर 8 में ही है, उसके बियॉन्ड नहीं है। ऑर्डर 8 में क्यों रखा गया? और कोई जो रिजॉइंडर या ऑब्जेक्शन देते हैं वो नहीं है। इवन की एवरी मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट्स जिसमें अगर लिखा गया कोई मटेरियल फैक्ट्स एसर्ट करता है तो वो प्रामा फेसी एफिडेविट पर होना चाहिए। जैसे आप इंजंक्शन का पिटिशन देते हैं, रिसीवर का पिटिशन देते हैं, वो प्लीडिंग का पार्ट है, दैट अराइजेज आउट ऑफ ए सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स, तो उसका एफिडेविट भी होता है, उसका वेरिफिकेशन भी होता है। तो इसीलिए वो जो रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन में हमेशा कोई पॉजिटिव डिनाइल होगा, सिंपल डिनाइल है, और पॉजिटिव डिनाइल होगा तो उसी तरह से ये वेरीफाइड होगा और एफिडेविटेड होगा, तब इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ दैट प्लीडिंग ऑफ द प्लेंटिव। वो दोनों मिला के प्लेंटिव का प्लीडिंग माना जाएगा। This matter was discussed. Since Delhi, the replication is माइक not, और लोग भी सुनेंगे, हम भी सुन रहे हैं तब। हाँ in Delhi, the replication is not filed on, replication is not supported by affidavit. It is not forming a part of. Yes, the answer is implicit. If it is not supported by affidavit, then it is simply a denial. It is not part of the plea. But if it is supported with affidavit and verified properly, then it is part of the pleading. This is the distinction. This is the If replication is not supported by the affidavit, even so, if it is supported by affidavit, because I have not come through that particular instance where the replications are supported by the affidavit. But in such case, the Honorable Court has observed this. The replications are generally filed for taking the court concern to have a look on the defenses taken by the defense side to see the case of plaintiff from the point of their denial. Whatever the pleadings have been stated by the defendant, but plaintiff actually explains that aspect. it is true, that observation of the Delhi High Court is true, but it is not 100% true. There may be cases in which it becomes part of the pleading and may not be. It depends upon the nature of the statement made therein. If there is a simple denial and there is no verification and no affidavit, then it is simply a denial. But if something is asserted positively, just like in this case, तो वो रिप्लिकेशन में ही वो कह सकता था कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है इनका, वो रिप्लिकेशन समटाइम्स बिकम काउंटर क्लेम। हाँ
बिहार में देखने में आता है। माइक अमित जी, माइक अमित जी, माइक उधर हाँ, यहाँ भी ये ऑफ हो रहा है। ओ अच्छा। सर जैसे बिहार में है, यहाँ की जो प्रैक्टिस में है लाइयर का, डिफेंडेंट ने जो अपना केस प्लेड आउट किया WS में, जब बेंच लीड करते हैं, प्लेंटिफ का बेंच आता है, उसी बेंच में वो डिनायर करते हैं बाई एफिडेविट, जो इसने केस लाया है या केस इनका इस्तेमाल करता है, गिफ्ट या गिफ्ट फोर्ज है, फेब्रिकेटेड है, जो भी है, जो कुछ बताना हो कमेंट करते हैं, बाई एफिडेविट करते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या? यही तो बताएं आप, लगता है ध्यान नहीं दिए। आई थिंक यू मिस्ड इट। हम तो आंसर कर चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी आंसर। तो अगर पॉजिटिव प्लीडिंग नहीं है तो उसका कोई सेपरेट इशू नहीं हुआ, इट विल बी इंसिडेंटल फाइंडिंग। तो वहां पर जो अप्रिसिएशन, हाँ एमएल गुप्ता वर्सेस कृपाल सिंह का दिल्ली का केस है, उसमें भी कहा था कि ये पार्ट ऑफ प्लीडिंग है, जो सबने कहा वही बात है। आप बता दीजिए, रेफरेंस जरा लिखा एमएल दीजिए, गुप्ता वर्सेस कृपाल सिंह लिख लीजिए। 2002 का केस है। देखिए हम तो प्रिंसिपल जानते हैं, हम जजमेंट उतना पढ़ते नहीं है और पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। एमएल गुप्ता वर्सेस कृपाल सिंह 2002 हाँ, बेसिक से जानने आते हैं। हाँ तो इसीलिए मालूम नहीं है। जजमेंट तो आज आपके पास सारा चीज उपलब्ध है, साधन, जजमेंट आप तुरंत खोज लीजिएगा। जजमेंट बताना और लिखा देना तो 50 जजमेंट हमारे पास देखेंगे। कुछ ऑफिसर्स हमारे यहाँ हैं तो देखें, 50 साल 51 साल का मेरे पास नोटबुक है, इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी कॉपियाँ हैं, 50 से ज़्यादा। कोई टाइपिस्ट टाइप करने के लिए तैयार नहीं होता है, सब पेज पेज निकल रहा है। तो हमारा वर्कआउट क्या हुआ, जब भी प्रैक्टिस में अब एक्टिव रहे तो सब नोट करते रहे, जो पढ़ते रहे। आज के तारीख में हम पढ़ते हैं सिर्फ आप लोग के लिए, अप टू डेट रहने के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट किसी पॉइंट पर लेटेस्ट केस लॉ क्या आया या पहले के लॉ से डिपार्चर या डिविएशन हुआ, उतना ही पढ़ते। और हम किसी हाई कोर्ट का जजमेंट और ये पढ़ते नहीं। हाँ, वो जब किसी केस में हमको ज़रूरत होता है कि कोई ऐसा इशू रेज हुआ जो पटना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का अभी तक नहीं है, तो प्रिवी काउंसिल का जजमेंट देखते हैं या दूसरे हाई कोर्ट का भी देखते हैं। अदर हाई कोर्ट्स का बहुत सब टॉपिक पर बहुत अच्छा अच्छा जजमेंट है। और आप देखिएगा रिसेंट ट्रेंड भी हुआ है, बीच में ख़त्म हो गया था। इनिशियली सुप्रीम कोर्ट में आप देखिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट बना तो कम से कम 20 साल तक कंटिन्यूअस सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का जजमेंट साइट होता था इनवेरिएबली। आज के तारीख में तो ये सिचुएशन है कि हम लोग हाई कोर्ट में दूसरे हाई कोर्ट का साइट करते हैं तो पहले ऑनरेबल लोगों कोर्ट का होता है कि अपने हाई कोर्ट का है कि नहीं। अगर अपने हाई कोर्ट का है तो अपने हाई कोर्ट का प्रेफर करते हैं। और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ही गाइडलाइन दिया है, जो आपके लिए आज सरप्राइजिंग होगा और सच्ची घटना बता रहे हैं। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस साहू के कोर्ट में हम एक केस बहस कर रहे थे और उसमें भी इशू एग्जैक्टली यही था कि फुल बेंच जजमेंट पटना हाई कोर्ट का एक पॉइंट पर है और उसके कॉन्ट्ररी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है उसी पॉइंट पर। तो हम बहस कर रहे थे कि पटना हाई कोर्ट का फुल बेंच इज बाइंडिंग ऑन यू एज ए सिंगल बेंच। आपको या डिवीजन बेंच में भी हो तो आपको यही फॉलो करना है, नॉट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो भड़क गए साहू जी कि आप क्या बहस कर रहे हैं, कहाँ से बहस कर रहे हैं। तो हमने उनको बॉम्बे हाई कोर्ट का केस दिखाया था, जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फुल बेंच के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्न बैक कर दिया, कहा कि पहले जाइए फुल बेंच में। तो ये प्रोग्रेसिव जैसे साइंस है तो लॉ में भी बहुत प्रोग्रेसिव हो रहा है। आदमी डे बाय डे वाइजर हो रहा है, व्यू चेंज होते जा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन एक से एक अच्छे वकील लोग भी आ रहे हैं, अच्छे जजेज लोग भी आ रहे हैं। तो बहुत सा चीज़ देखिएगा काफ़ी रिफॉर्म होते जा रहा है। और एक बहुत पुरानी घटना हम बराबर बताए हैं, आप लोग पहले भी सुने होंगे, जब BBC एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, कई बार अमेंडमेंट हुआ, उसके कंसर्न में पहले 11A था डिपॉजिट ऑफ रेंट का, बाद में वो नया एक्ट में 15 हो गया सेक्शन। तो उसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस नंदलाल उटवालिया जब सिंगल बेंच में जो जजमेंट दिए, उस अपना जजमेंट को वो डिवीजन बेंच में सेट असाइड कर दिए और फिर वो मैटर फुल बेंच बना 2-3 साल के बाद तो उसको वो सेट असाइड कर दिए।
और उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो फुल बेंच को सेटिसाइड कर दिया। ये भी हो सकता है। एक ऑनरेबल कोर्ट में नाम नहीं बताएंगे, हम एक केस बहस कर रहे थे, वो मेरा केस बहुत बोगस था, क्लाइंट को मैंने राय दिया कि ये केस नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए, क्रिमिनल मैटर्स था। कहा कि सर जो होगा देखा जाएगा। तो हम देखा कि कुछ तो बेसिस होना चाहिए मेरे पास, तो मैंने एक जजमेंट खोजा बहुत मुश्किल से। एक ही जजमेंट था और रिसेंट जजमेंट था पटना हाई कोर्ट का और रिपोर्टेड था, क्रिमिनल मैटर्स का। उसी बेंच में जिनका जजमेंट था हम वो जजमेंट लेके गए, बहस करने लगे। तो जजमेंट 2-3 साल पुराना था, तो हिंदी में बात होने लगी कि वकील साहब ये तो केस आपका चलेगा नहीं। हम कहा आप ही का जजमेंट है, हम उसी पर रिलाई करके ये केस बनाए हैं, हमने क्लाइंट को राय दिया है कि केस चलेगा, जज साहब का ही जजमेंट है। तो कहीं कौन सा जजमेंट है दिखाइए। जजमेंट दिखाए तो जो लाइन बोले एकदम कैजुअल वे में, बड़ा हंसीएगा आप लोग, कहीं वकील साहब नाम लेके मेरा बोले जिस दिन जजमेंट दिए थे उस दिन बुड़बक थे, अब हम होशियार हो गए। यही बात ओपन लाइन में ठहाका लगा। और उन्होंने कहा कि इसके अलावे कुछ है तो कहिए। हम कहा इसके अलावे तो कुछ है ही नहीं है हुजूर। हम तो इसी पर हिम्मत किए थे कि हुजूरे का जजमेंट है, हुजूरे के कोर्ट में हुजूर जरूर माने। कहीं ना हम इसको नहीं मानेंगे। तो ये अप्रिशिएशन इसी को कहते हैं। तो उसी तरह से आपका ओपन माइंड होना चाहिए। अप्रिशिएशन के लिए प्लीडिंग ही यार्ड स्टिक है, उस लाइट में अप्रिशिएट करना चाहिए। अब क्वेश्चन रहा ओरल एविडेंस को कैसे अप्रिशिएट करें और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कैसे अप्रिशिएट करें। तो फिर चले जाइए एविडेंस एक्ट में, अलग अलग टॉपिक्स पर ओरल एविडेंस आपके पास आता है। अब जैसे खास करके बड़ा इम्पोर्टेंट, चूँकि रिसेंट अभी हमने कुछ दिन पहले बहस किया था इसलिए हमको याद है, और पिकुलियर केस है। उसमें 3 लड़की थी, एक पिता की 3 पुत्रियां थी, इसका नाम था तारो मारो सारो। तो जज साहब को भी नाम याद रहता था। काफ़ी दिन फर्स्ट अपील में बहस चल रहा था हाई कोर्ट। हमारा क्लाइंट जो था वो लड़की के 2 भाई थे, राजेंद्र और एक कोई और नाम था। उससे 1967 में सेल डीड से 4 एकड़ कुछ ज़मीन टाउन का था, कीमती ज़मीन था, लेकिन बहुत ज़माने का था, 67 में एग्रीकल्चर का ही था उस समय, परचेज किया था। और उसको ही पता नहीं था, 3-4 किलोमीटर दूर का रहने वाला था, कि इसको और लड़की भी है। और उस ज़माना में इतना अवेयरनेस भी नहीं था। 56 में एक्ट आया, 67 में परचेज हुआ, लड़की सब एजेड थी, ससुराल में रहती थी। तो जो डीड राइटर लिखता है डॉक्यूमेंट, उसने लिखा कि सो एंड सो की प्रॉपर्टी थी और उनके मरने के बाद ये मोकीर दोनों लड़का है, इनको आया, हमको ज़रूरत है, बेच दिया जाए, जो कॉमन रहता है। इनहेरिटेंस 2 ही को मिला, दोनों बेच दिया टोटल। लेकिन उस गांव का एक सातिर आदमी था, उसको पता था कि इसको 3 बेटी थी। वो बेटी को मैनेज करके कुछ पैसा प्रलोभन दे करके बेटी से लिखा लिया। तो उसने लिखाया कि नहीं, 2 लड़का और 3 लड़की है, इसका 3/4 होता है और 2/5 लड़कों का है, हम 3/5 इनको बेच रहे हैं, अभी बंटवारा नहीं हुआ। तो वो अपना शेयर बेच दिया। फादर मदर का डेथ हो गया था और उसका पार्टीशन सूट फाइल कर दिया। अब पार्टीशन सूट में जो हमारे क्लाइंट के एडवोकेट थे लोअर कोर्ट में, वो सीनियर एडवोकेट थे उस ज़माने के, सूट वगैरह मेरे ख्याल से 70 वगैरह का था। तो उन्होंने प्लीडिंग में कोई ऑप्शन नहीं दिया, पता भी लगाया ही नहीं लगा, भगवान जाने। उन्होंने WS में दिया कि इनको 2 लड़का था, कोई लड़की नहीं थी, क्योंकि डीड भी यही कह रहा था। डीड बहुत स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन उसके पढ़ने से था कि 2 लड़का है, लड़की का जिक्र नहीं था। और न ऐसा लिखा हुआ था कि कोई लड़की नहीं है। ये लिख देता कोई लड़की नहीं है तो डाउटफुल हो जाता, तो नेचुरल में लिखा हुआ था। तो एविडेंस आया दोनों तरफ से। एविडेंस में कोर्ट का फाइंडिंग हुआ कि नहीं, लड़की भी है, पार्टीशन का डिक्री हो गया। हाई कोर्ट में अपील आया, फर्स्ट अपील। तो हाई कोर्ट में अपील करीब 30 साल या 25 साल पेंडिंग रहा। वो लॉयर जो सीनियर थे वो एक्सपायर कर गए, उनके जूनियर्स, फिर बाद में हमको इंगेज किया गया। तो हम उसको देखा, तो हमारे क्लाइंट का सिर्फ ओरल एविडेंस था कि 2 लड़का है, 10-20 गवाह दिया हुआ, जो आजकल भी ट्रेंड है। आजकल का जो आता है केसेस उसमें ही देखते हैं। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा कैसे जज करें एविडेंस को। तो वो एविडेंस ओरल आते रहा और सब लोग बोला कि उनको 2 लड़का है, कोई लड़की नहीं है। स्टीरियोटाइप का हमारे तरफ से जो एविडेंस था, 2 ही लड़का था उनको और कोई लड़की नहीं, 2 लड़का कोई लड़की नहीं। और उधर से आया कि नहीं, उनको 2 लड़का 3 लड़की, 2 लड़का 3 लड़की। इस तरह से 10-20 गवाह उधर से भी है, 10-20 गवाह इधर से भी है, दोनों तरफ से। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उधर से आया। स्कूल का कुछ एडमिशन का था या कुछ रसीद था,
कुछ राशन कार्ड था, इस तरह का डॉक्यूमेंट था, बहुत अनइम्पीचेबल कैरेक्टर का डॉक्यूमेंट नहीं था जो लड़की वाले के पक्ष में था। तो उसी को बेस करके ट्रायल कोर्ट ने फाइंडिंग दे दिया। अपलेट कोर्ट में जब हमने बहस शुरू किया फर्स्ट अपील में, तो पहला क्वेश्चन हमने रेज किया कि वेदर दिस एविडेंस ऑन रिलेशनशिप इज रेलेवेंट, एडमिसिबल, एक्सेप्टेबल एंड रिलायबल। इतनी बातें होती है एविडेंस में। पहला तो होना चाहिए एडमिसिबल होना चाहिए, दूसरा एक्सेप्टेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम सस्पिशन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एज ए होल पढ़ना पड़ेगा। बहुत बार देखते हैं क्या जजेस लोग करते हैं कि जजमेंट डिपोजिशन के किसी पारा का 1 लाइन 2 लाइन ले लेते हैं। तो ये भी देखना चाहिए अप्रिसिएशन में कि जो विटनेस है वो कितना पढ़ा लिखा है, लेडी है, जेंट्स है, उसका बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से आया है। और ख़ास करके जब आप अपील में हैं तो अपीलेट कोर्ट की जिम्मेवारी ज़्यादा होती है। ट्रायल कोर्ट में क्या होता है कि ट्रायल के स्टेज में यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सी दी विटनेस इन डॉग। आप खुद भी क्वेश्चन पूछ के कुछ क्लैरिफाई कर सकते हैं, और क्रॉस एग्जामिनेशन में भी आप उसको देख सकते हैं, उसका डिमेनर दे सकते हैं, डिमेनर नोट भी कर सकते हैं। ये सब अधिकार है। तो उस समय अप्रिसिएशन में ज़्यादा आसानी होती है। हम पुराना केस में देखे हैं, डिपोजिशन में ऐसा लिखा हुआ कि गवाह से ये सवाल पूछा गया तो गवाह 3 मिनट तक चुप रहा, दाएं बाएं देखते रहा, बार बार पूछने पर कहता है कि हमको याद नहीं। और ऐसा 10 बार उसमें लिखा हुआ था कि याद नहीं। तो कितना रिकॉर्ड करने का भी कितना इम्पोर्टेंस है, ताकि किसी भी कोर्ट में जाएगा तो उसके एविडेंस को अप्रिशिएट करने के लिए ये बात कॉग्निजेंस में लेना पड़ेगा कि किस कंटेक्स्ट में गवाह कितना विजिलेंट था, या कितना जानता था, या वो ट्राई कर रहा है टू कंसील द ट्रूथ। तो आपका तो ड्यूटी है ये सिर्फ क्रिमिनल ट्रायल में नहीं टू सेपरेट द चैप्स फ्रॉम द ग्रेन। दैट प्रिंसिपल इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन सिविल ट्रायल ऑल्सो। मारिया मार्गेडा वर्सेस इरास्मो जैक में ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। वो तो भाई बहन का झगड़ा था, वो केयर टेकर दे दिया, वो कहा कि हमारा ही प्रॉपर्टी हो गया, गोवा का बड़ा कीमती प्रॉपर्टी था है। तो उसलिए वो अप्रिसिएशन में ये भी एक पार्ट है। तो वहाँ पर एविडेंस होना चाहिए था। अब रिलेशनशिप का एविडेंस है तो 100 गवाह अगर आके बोल देगा ए इज डॉटर ऑफ बी तो हो जाएगा, नहीं होगा। दैट इज व्हाट एप्रिशिएट एविडेंस। उसके लिए सेक्शन 50 और 60 से एविडेंस एक्ट देखना पड़ेगा। सेक्शन 50 एंड 60 एविडेंस एक्ट। सेक्शन 50 कहता है डायरेक्ट एविडेंस, वो सब में, सिविल ट्रायल में भी और क्रिमिनल ट्रायल में भी, जिसको आप कहते हैं कि हियर से विटनेस। तो हियर से में भी समटाइम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। हियर से का मतलब जो कान से सुना, आँख से नहीं देखा, वो आई विटनेस नहीं है। वो आई विटनेस का मतलब नहीं। अगर सपोज कीजिए इस क्लासरूम के बाहर बम फट जाए और आवाज़ हम लोग सब सुने, तो हम तो देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन बम फटा है, इंसिडेंट हुआ और केस हो जाए, कोई वकील एक्यूज उसमें बन जाए, वो कहे कि नहीं वहाँ बम फटा ही नहीं था, इतना बजे बम नहीं फटा था, हम उतना टाइम में हम वहाँ पर नहीं थे, कुछ भी पी ले सकता है, एक्यूज इज फ्री। अब हम लोग देखे नहीं है, हम लोग का एविडेंस डायरेक्ट एविडेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? हम जाके कहेंगे हाँ हम इतना बजे क्लासरूम में थे तो आवाज़ सुने थे, तो डायरेक्ट एविडेंस है। तो व्हाट कैन बी हर्ड, व्हाट कैन बी सीन, व्हाट कैन बी परसीव्ड। अगर कोई तार ओपन है, करंट लग के मर गया, तो कैसे कोई आदमी छू के देखेगा कि हाँ वो छुआ था, उसको करंट मार दिया। तो इस तरह का एविडेंस भी डायरेक्ट एविडेंस होता है। तो एक तो डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए, और इनडायरेक्ट एविडेंस होगा तो उसका अलग पैरामीटर से अप्रिशिएट करने का, तो उसको कॉर्पोरेशन में लिया जाएगा। उसी तरह से जब 60 की बात आती है तो रिलेशनशिप के लिए स्पेशल प्रोसीजर है। रिलेशनशिप पर जो एविडेंस होगा, इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल नॉलेज एंड कंडक्ट। तो जो उसका, इट इज नॉट ए मियर एन ओपिनियन। एक तरह का अगर ए ने कहा एविडेंस में कि एक्स इज डॉटर ऑफ वाई, तो ए का जो ये एविडेंस है, इट इज जस्ट एन ओपिनियन। इट विल बिकम एविडेंस एडमिसिबल when he will prove that
आई हैज़ गॉट ए स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज अबाउट इट। तो व्हाट आर दोज स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज? वो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हम उस फैमिली के मेंबर हैं, हम उसके रिलेटिव हैं, या हम उसके पड़ोसी हैं, मेरा उसके घर में आना जाना होता है, हमसे न्योता पिहानी चलता है, हमसे चिट्ठी चपाती होती है, हम लोग एक साथ काम करते हैं, उसके बर्थ पार्टी में हम गए थे, उसके वेडिंग पार्टी में हम गए थे। कुछ न कुछ होना चाहिए जहां हमको देखने का मौका मिला जिससे हम समझे। उस तरह का एविडेंस हम फ्रैंकली कंसीड करते हैं आपको सामने कि आज की स्थिति में 99.9% एडवोकेट्स जो ट्रायल कोर्ट में काम कर रहे हैं, दे आर नॉट प्रॉपरली लीडिंग एविडेंस। और आजकल तो और आसान हो गया, घर में बैठ के एफिडेविट बना देते हैं, जो मन में हुआ बना दिया, टाइप कर दिया, देखते भी नहीं लोग, बिजी लॉयर लोग। हैं? हाँ बता रहे हैं। तो एविडेंस एप्रिसिएशन का होना चाहिए। तो कंडक्ट पर तो हमने उसको एनालाइज किया एक एक एविडेंस को। वो 1959 सुप्रीम कोर्ट 859 पेज जजमेंट है, आप लोग पढ़े होंगे। सेक्शन 60 एविडेंस एक्ट पर रिलेशनशिप के ऊपर उसके बाद पटना हाई कोर्ट का भी कई जजमेंट उस पर आया है, बाद में 2008 का सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है। इसी बेसिस पर प्रिंसिपल आप जान लीजिए कि इट मस्ट बी बेस्ड ऑन पर्सनल नॉलेज एंड स्पेशल नॉलेज और ऑन कंडक्ट। मियरली एन ओपिनियन इज नो एविडेंस। तो इसी को कहते हैं हाउ वी विल अप्रिशिएट। ऐसा तो नहीं अगर आप नहीं जानते हैं तो लिखिएगा कि 20 गवाह इधर से दिया। नंबर ऑफ विटनेस इज नॉट मटेरियल, द क्वालिटी ऑफ विटनेस इज मटेरियल, दिट इज पार्ट ऑफ द अप्रिशिएशन। तो हमने जब कोर्ट को कन्विंस किया तो इनिशियली कोर्ट को डिफिकल्टी हो रही थी, जजमेंट्स वगैरह जब पढ़ाया गया और एक एक एविडेंस को हमने थ्रेडवेयर पढ़ कर सुनाया, देन आई सक्सीडेड इन द मैटर। हालांकि हमको बाय दैट टाइम ही पता चल गया था कि वो सचमुच में बेटी थी। हमारे क्लाइंट को मालूम नहीं था, वो परचेजर था, दूसरे विलेज का था, लिया था, और वो जो परचेजर था वो मर गया था, उसका सन आता था, उसका बेटा आता था। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं, देखिए इसीलिए कहते हैं कि 2-3 बातें कहती है कि कानून अंधा है। ये भी कहा जाता है ना, कानून अंधा है मतलब आंख से देखता नहीं है, लेकिन और तो ज्ञानेंद्रिय है ना इसके पास, तो वही ज्ञानेंद्रिय है जो आपको प्लीडिंग्स के रूप में और एविडेंस के रूप में, अप्रिशिएशन का जो यार्ड स्टिक है एविडेंस एक्ट के रूप में, प्रोसीजर लॉ के रूप में आपके पास है, उसको अप्लाई करेंगे। तो वो क्या पता। तो इसीलिए कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई कोर्ट में झूठ बोला जाता है या वकील लोग झूठ बोलते हैं, उसको हम जस्ट उलट दिया है। हम कहा झूठ और सच की लड़ाई नहीं है, ये हमेशा 2 सच की लड़ाई होती है, 2 सत्य की। प्लेंटिफ कहता है जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है, और डिफेंडेंट कहता है जो हम बोल रहे हैं यही सत्य है। अब 2 सत्य के बीच में कोर्ट का जिस पर मोहर लग गया वही सत्य होता है, अब बाकी वो सत्य है जो डिसप्रूव हो जाता है, यानी कि वो झूठ हो जाता है। इट टर्न्स इनटू फॉल्सहुड, बट प्राइमा फेसी इट इज ट्रू एंड करेक्ट। तो अब देखिए कहाँ गड़बड़ी हुई, नीचे में गड़बड़ी हुई। अब जज के पास वैसा मामला आवेगा, अगर जज को जानकारी नहीं है तो वो अपहेल्ड हो जाता। जज को जब जानकारी हुई तो उन्होंने कर दिया। वो एलपीए भी आया, एलपीए भी उनका राजेंद्र मेनन साहब जो चीफ जस्टिस थे उनके यहाँ बहस चला। ही वॉज इनक्लाइन टू ग्रांट रिलीफ, तो हमको काफ़ी बहस करना पड़ा उनके यहाँ। तो उन्होंने सेट किया, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी अपहेल्ड रह गया, या माई क्लाइंट सक्सीडेड अप टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये है अप्रिशिएशन। उसी तरह से बहुत सारा चीज़ है जिसमें कि आपको देखना पड़ेगा कि गवाह जो ओरल एविडेंस है उसको हम कितना वेटेज दे सकते हैं और कहाँ तक देख सकते हैं। तो सबसे पहले 2 कंपार्टमेंट बनाना पड़ेगा एविडेंस का। फर्स्ट कंपार्टमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का और सेकेंड कंपार्टमेंट ओरल एविडेंस का। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में फिर ये बनाना होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है प्लीडिंग्स के कंसोनेंस में है, जो बियॉन्ड प्लीडिंग्स है उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है। आप टच कर दीजिएगा, एक लाइन लिख दीजिएगा, इट हैज़ गॉट नो नेक्सस टू द इशू इन्वॉल्व इन दिस केस और इट इज़ नॉट रेलिवेंट, आप उसको किनारे कर दीजिएगा। हालांकि शुरू में एविडेंस लेने के समय तो आप लोग तो अपील के स्टेज में देख रहे हैं, तो वो करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो ऑलरेडी है, उसको सिर्फ डिस्कस। अगर आप छोड़ देते हैं, इट विल बी अनदर पॉइंट
that there is not consideration of a material document. तो सेकेंड अपील का पैरामीटर्स दूसरा है. सेकेंड अपील में होता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. हम लोग जो बात कर रहे हैं लॉ की, वो एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, लेकिन वहाँ पर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ इट इज समथिंग मोर देन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ. दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ सेक्शन 100 सीपीसी के हिसाब से. उसका अलग गाइडलाइंस है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ किसको कहते हैं. तो उसमें एक आता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट का कंसिडरेशन ही नहीं किया फर्स्ट अपलेट कोर्ट ने, इफ एनी डॉक्यूमेंट रिमेन अनकंसिडर्ड, इट इज ऑल्सो ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. तो आपका जजमेंट क्वेश्चन आ गया, वो 5 ही मिनट का टाइम है. सर को पता है. हाँ. एक बार डिस्प्ले सर क्वेश्चन हमने भेज दिया. ठीक है. एक बार टाइम ही 5 मिनट का होता है. करेंगे क्वेश्चन आ गया, आप डाल दीजिए. सर. क्वेश्चन पढ़ लीजिए अपने क्वेश्चन भी दिखा रहा है. सर क्वेश्चन आप यहाँ भी देख सकते हैं. सर क्वेश्चन है, कैन पर्सन who got possession of immovable property by way of unregistered sale deed claim at later stage title by adverse possession? सर 13 लोगों का रिस्पांस कर चुका आ चुका 13. रिफ्रेश कर लीजिए सर. रिफ्रेश ऊपर से नीचे ऐसे कीजिए सर. 19 लोगों का रिस्पांस है. 19 का आ गया है. 21 दिखा रहा है सामने, आप देखिए रेस्पॉन्स आ रहा है. वो रिफ्रेश करना पड़ जाता है. राजकुमार जी आप उठ के चले गए. मैं तो कर दिया. मैंने कल की बात नहीं सर, क्वेश्चन तब आया जब ये आया. हाँ, सर 74 में 39